हमने जब स्टार्ट करी बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में एक शब्द है बायो। बायो मीन्स लाइफ, एक ऐसा विज्ञान जो लाइफ की स्टडी करता हो। तो सबसे पहले हमने कीवर्ड उठाया लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है उसको मैंने डिटेल में आपको समझाया। अब हम पढ़ेंगे 1959 में RH में RH विटेकर ने, किसने? RH विटेकर ने इस अर्थ पर जितने भी जीव हैं उन्हें 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। कितने किंगडम में क्लासिफाई किया? 5। जब वो 5 किंगडम में क्लासिफाई कर रहे थे तो उन्होंने कुछ आधार बनाए। कुछ को मैमल्स में रखा, कुछ को रेप्टाइल्स में रखा, कुछ को प्लांटी में रखा, कुछ को फंजाई में रखा, कुछ को प्रोटिस्टा में रखा और कुछ को मोनेरा में रखा। तो इसका कोई ना कोई तो आधार रहा होगा कि उन्होंने किन आधारों पर इन्हें अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया। तो RH विटेकर ने 1959 में इस अर्थ पर जितने भी जीव हैं उन सबको कितने किंगडम में रखा? 5 किंगडम में क्लासिफाई करा। कितने किंगडम में? 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। ये 5 किंगडम में क्लासिफाई करने के लिए कुछ आधार बनाए इन्होंने। क्या बनाए बाबू? आधार। जैसे पहला आधार था सेल। पहला आधार क्या लिया इन्होंने? सेल। सेल में क्या बोला? या तो कोई प्रोकैरियोटिक हो सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल, या जीव यूकैरियोटिक, जीव में यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला? अगर कोई जीव है या तो वो उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। तो पहला आधार क्या था? सेल। पहला आधार क्या था? सेल। फिर दूसरा उन्होंने लिया सेल का स्ट्रक्चर। सेल का क्या बाबू? स्ट्रक्चर। या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, या तो यूनिसेलुलर होगा, ये यूनिसेलुलर होगा, या मल्टी सेलुलर होगा। सेलुलर, जैसे हम मल्टी सेलुलर हैं। जैसे बैक्टीरिया या कोई जीवाणु क्या है? यूनिसेलुलर है। इसीलिए तो आप जीवाणु को देख नहीं पाते अपनी आंखों से, क्योंकि एक सिंगल सेल से बना है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते। तो जब उन्होंने इस अर्थ पर जितने भी जीव हैं उन्हें 5 किंगडम में क्लासिफाई किया तो उसके लिए कुछ आधार बनाए। पहला आधार था सेल। या तो ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या तो यूकैरियोटिक है। दूसरा सेल का स्ट्रक्चर, या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तीसरा जो पॉइंट था, ये पहला था आधार, ये दूसरा। तीसरा इकोलॉजिकल रोल। क्या बाबू? इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजिकल यानी इस पारितंत्र या पर्यावरण में उस ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है। यानी या तो वो प्रोड्यूसर है या तो वो कंज्यूमर है या वो डीकंपोजर है। एग्जाम्पल देती हूं बाबू। मैं और आप अपने खाने के लिए किस पर निर्भर हैं? पादप, प्लांट पर। क्यों? क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और उसके जरिए क्या बनाते हैं? फूड। तो प्लांट क्या हुए? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। हम उन पर अपने खाने के लिए निर्भर हैं, तो हम क्या हुए? कंज्यूमर। हम क्या हुए? कंज्यूमर। फिर डीकंपोजर, जब हम मर जाएंगे और हमें मिट्टी में दफना दिया जाएगा तो हमारी बॉडी को वो छोटे छोटे जीव जो डीकंपोजर हैं, अपघटन करता है, वो हमारी बॉडी को तोड़ देंगे और मिनरल्स में कन्वर्ट कर देंगे। कुत्ता मरा पड़ा हो, कुछ बैक्टीरिया उनमें लगे रहेंगे, आप देखना।
कुछ समय बाद वो पूरा खत्म, कहां चला गया, सॉइल में मिला दिया, टुकड़े कर कर कर, उन्हें बोलते हैं डी कंपोजर। समझ में आया इतना या नहीं आया? फोर्थ पॉइंट होता है न्यूट्रिशन। 1959 में आर.एच. विटेकर ने जो इस अर्थ पर, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। पहला, और उसके कुछ आधार या कुछ पॉइंटर्स थे जिनके बेसिस पर यह क्लासिफिकेशन किया गया। पहला था सेल, दूसरा था सेल स्ट्रक्चर, तीसरा इकोलॉजिकल रूल, फोर्थ है बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ क्या है बाबू? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन भी दो तरीके का होता है। एक होता है बाबू ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ये तीन तरीके के होते हैं। एक होता है पैरासिटिक, पैरासाइट या पैरासिटिक भी बोलते हैं पैरासाइट। दूसरे होते हैं सेप्रोट्रॉफिक, और तीसरे होते हैं होलोजोइक, होलोजोइक। ये जो पैरासाइट होते हैं बाबू, ये अपने भोजन के लिए, भोजन, पैरासाइट क्या करते हैं? अपने भोजन या ऊर्जा के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। समझाती हूं, आपके सर में जूं है, आपका खून पी रहा है, उसको खाना या भोजन किससे मिल रहा है? आपसे। आप क्या हो? जीवित। अभी आप मर जाओ तो रहेगा वो आपके? वो तुरंत हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जू क्या है फिर? पैरासाइट। वो जब तक आपके सर पर है, जब तक आप जीवित हो। यानी जू के लिए, जू क्या हो गया? जू के लिए आप क्या हो? भोजन या ऊर्जा का सोर्स। जब आप मर गए तो वो आपके सर पर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका भोजन या उसकी ऊर्जा की पूर्ति कहां से हो रही है? आपके शरीर से हो रही है। और कब तक हो रही है? जब तक आपका शरीर जीवित है। इसे क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। दूसरा होता है बाबू सेप्रोट्रॉफिक। इसमें कवक आती है, सड़ी गली चीजें। कई लोग सड़ी गली चीजें, आपने देखा है मशरूम, आपने देखा है जैसे ही कोई कुत्ता मरा या इंसान मरा तो डीकंपोजर आ जाते हैं उसके ऊपर और उससे अपने लिए न्यूट्रिशन लेने लगते हैं। जो सड़ी गली चीजें खाते हैं उन्हें कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? सेप्रोट्रॉफिक। मैंने बताया कि न्यूट्रिशन भी दो तरीके का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। पैरासाइट कौन है? जो अपने भोजन या ऊर्जा के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। जैसे हमारे सर पर जू क्या है? जू के लिए हम क्या हैं? लिविंग। हमारे शरीर से क्या चूस रहा है वो? भोजन के लिए क्या ले रहा है? खून। हमारा क्या चूस रहा है? खून। सेप्रोट्रॉफिक जो सड़ी गली चीजों पर निर्भर रहते हैं, अपनी ऊर्जा की पूर्ति सड़ी गली चीजों को खाकर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक। अभी सबकी डिटेलिंग आएगी आगे। तीसरा है होलोजोइक। इसमें हम आते हैं बाबू। कौन आता है होलोजोइक में? हम। क्यों आते हैं हम होलोजोइक में? आपने देखा है कि जो भोजन है, हम जो भी खाना खाते हैं, उसका जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन, और फिर जो एनर्जी मिली उसका जो ट्रांसफर होता है वो चरणों में होता है। क्या होता है? चरणों में। कई स्टेप होते हैं। इसको मैं डिटेल में अभी समझाती हूं, पहले इतना लिखो।
इस होलोजोइक का एग्जाम्पल हम खुद हैं। कौन है? हम। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक का मतलब होता है जब आपका जो भोजन है वो इस स्टेप में डाइजेस्ट होगा, फिर उस भोजन से जो एनर्जी मिलेगी वो भी किसमें मिलेगी? स्टेप वाइज। उसे बोलते हैं होलोजोइक। एग्जाम्पल देती हूं। जब आप खाना खाते हैं, इनटेक करते हैं फूड, इंजेशन मीनिंग क्या होता है? आपने रोटी उठाई, दांतों से बाइट करी, अब खाना कहां चला गया? अंदर, मुंह में, मुख में। किसमें गया? मुख, माउथ। माउथ से कहां जाएगा? फेरिक्स में। फेरिक्स से कहां जाएगा? स्टमक में। देखो, तुरंत खाया और पच गया ऐसा नहीं हुआ, स्टेप आ रहे हैं। पहले मुंह में, फिर फेरिक्स, फिर स्टमक में। स्टमक में आपने जो फूड खाया, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट रहा हो, प्रोटीन हो या फैट हो, ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये सरल में टूटेगा। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? इनटेक, फूड को लेते हैं। इंजेशन, जब आपका खाना मुंह के अंदर गया। फिर होता है बाबू डाइजेशन। क्या होता है बाबू? डाइजेशन। इसमें क्या होता है? आपने जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल खाया, फूड अपने आप में क्या है? कार्बोहाइड्रेट ली है आपने, या तो प्रोटीन लिया है, या फैट लिया है। सोचो, आपने दाल चावल और घी, दाल बनाई, चावल बनाए और उसमें घी डाल लिया, ये खा लिया। तो क्या क्या लिया आपने? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये तीनों कैसे मॉलिक्यूल है? कॉम्प्लेक्स फूड। ये फूड कैसा है? कॉम्प्लेक्स। अब ये आपके जाएगा पेट, अमाशय में। किसमें जाएगा? अमाशय यानी स्टमक में। स्टमक में जाकर ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स से इजी बनेगा, सिंपल बनेगा। कैसे? प्रोटीन बन जाएगा अमीनो एसिड, फैट बन जाएगा लिपिड, और कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। किसके थ्रू? आपके स्टमक के थ्रू। क्या हुआ? डाइजेशन। सबसे पहले तो आपने लिया, अंदर गया, अंदर गया, माउथ के अंदर गया, माउथ से फेरिक्स में गया, फेरिक्स से स्टमक में पहुंचा, और वहां ये डाइजेस्ट हुआ। फिर क्या होगा बाबू? एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है? आपका जो खाना है, डाइजेशन, डाइजेस्ट होकर सरल अणु, मतलब जटिल अणु से कौन सा अणु बन गया? सरल। खाना टूट गया, टूटकर बड़ी आंत, यानी जो आपकी इंटेस्टाइन थी, जो आंत थी स्टमक के ठीक नीचे, वो क्या करेगी? उसकी दीवारें, उसकी वॉल आपके खाने को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। जब वो एब्जॉर्ब कर लेगी और ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को और लिपिड को आपकी पूरी बॉडी के हर सेल में पहुंचा देगी। किसके माध्यम से? ब्लड, रक्त। बड़ी आपने जो इंटेस्टाइन ने जो एब्जॉर्ब कर लिया खाना, जो सरल से, वो जटिल से सरल हुआ था, कॉम्प्लेक्स से सिंपल हुआ था, उसे जो एब्जॉर्ब कर लिया, फिर वो आपकी एब्जॉर्ब कर लिया इंटेस्टाइन ने, इंटेस्टाइन की वॉल ने। अब वो कहां जाएगा? ब्लड की हेल्प लेते हुए आपके पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। पूरे शरीर में है क्या? सेल। क्या है? सेल। फिर इसके बाद इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर क्या होता है? स्वांगीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या होता है बाबू? एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स फूड था और जो सिंपल फूड में कन्वर्ट हुआ था, और जिसे इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर ब्लड की हेल्प से आपकी पूरी बॉडी के सेल में पहुंचा दिया था, अब वो जाकर सेल में इकट्ठा हुआ, उसे क्या कहेंगे? आसिमिलेशन। कोशिका में जाकर वो इकट्ठा हो गया। फिर क्या होगा? अब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो होगा एक्सक्रिएशन। आपकी बॉडी में मल के माध्यम से वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा। कोई डाउट यहां तक? एक बार और। हमने बोला न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक जो खाना खुद बना रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक जो अपने भोजन
या एनर्जी के लिए किसी पर निर्भर है। हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिज्म और तीसरा होलोजोइक। इसका एग्जाम्पल हम है। हमारा भोजन कई स्टेप में डाइजेस्ट होता है, फिर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर हमारे ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में हमारे हर सेल तक पहुंच जाता है। अब इसी के ये स्टेप है। कैसे? जब आपको मैंने रोटी दी, आपने दांतों से बाइट करी तो मुंह के अंदर गई। पहला तो कहां गई रोटी? मुंह के अंदर। मुंह के अंदर से जाएगी फेरिक्स में, फेरिक्स से जाएगी स्टमक में, और स्टमक में क्या होगा बाबू? डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स से फूड जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या बनेगा? सिंपल। जैसे कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा ग्लूकोज, अमीनो वो प्रोटीन बन जाएगा अमीनो एसिड, फैट बन जाएगा लिपिड। फिर क्या हुआ? एब्जॉर्ब। आपके इंटेस्टाइन ने वो जटिल कॉम्प्लेक्स से जो सिंपल हुआ था उसे एब्जॉर्ब कर लेगी आपके इंटेस्टाइन की दीवार, और उस दीवार के माध्यम से होगा क्या? ब्लड इसको लेगा, अपने साथ ले जाएगा और हर सेल में पहुंचा देगा। फिर क्या होगा? एसिमिलेशन। हर सेल में जाकर वो इकट्ठा होगा। फिर क्या होगा? जो नहीं डाइजेस्ट हुआ वो मल, वेस्ट के रूप में बाहर आपकी बॉडी से निकल जाएगा। कोई डाउट यहां तक? कंप्लीट? देखो